तो सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान हम पढ़े थे, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था। टू अचीव समथिंग इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इट्स ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म होता है, और यही अगर लॉन्ग टर्म हो जाए और सो कॉल्ड किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर हो, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर हो, तो आप इसे बोल देंगे ऑब्जेक्टिव की जगह स्ट्रैटेजी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी के बाद हमने अगला जो पॉइंट पढ़ा था, दैट वाज व्हाट चिल्ड्रन? पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम बेसिस माने अपने बिजनेस के अंदर। लाइक हम कैसे लोगों को नौकरी देंगे, तो पहले एक एडवर्टाइजमेंट फ्लोट होगा, 10 डेज का टाइम होगा उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। देयर आफ्टर हम एक रिटन एग्जाम कराएंगे, रिटन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद हम उनको 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर देके रिक्रूट कर लेंगे। सो दिस इज आर पॉलिसी। और जब ये काम करना स्टार्ट करेंगे, हम बार थोड़ा होगा, हर महीने थोड़ा होगा, 2 4 5 साल में कभी एक बार, जब ये काम स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा, इट विल बिकम अ प्रोसीजर। अब उसमें एग्जाम कैसे लिया जाए? मल्टीपल चॉइस लिया जाए कि सब्जेक्टिव लिया जाए? या इंटरव्यू कैसे लिया जाए, ऑनलाइन लिया जाए या ऑफलाइन, या टेलीफोनिक इंटरव्यू भी चलता है? बैंगलोर की कंपनी है, कैंडिडेट दिल्ली में रहता है, अब बुलाएंगे तो है नहीं, उसके पैसे बर्बाद होंगे, हमको भी अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा। तो सो कॉल्ड व्हाट वी डू, टेलीफोनिक इंटरव्यू आजकल काफी चलते हैं। टेलीफोनिक अगर नहीं कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉय को, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होगा, जो इंटरव्यूइंग पर्सन होगा, उसके लिए भी आसान, और जो इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए भी आसान, या इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए भी आसान। तो ये जो स्टेप है इंटरव्यू लेने का, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर। प्रोसीजर बोलते हैं इसको, इसको मेथड बोलते हैं। इंडिविजुअल स्टेप इज कॉल्ड एज अ मेथड। समझ में आया कि नहीं आया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि हमने सबसे पहले स्टैंडिंग प्लान पढ़े थे। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, देयर आफ्टर स्ट्रेटेजी इज क्लियर, पॉलिसी इज क्लियर, प्रोसीजर इज क्लियर। तो प्रोसीजर में जब आप स्टेप्स यूज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इट इज कॉल्ड एज अ मेथड। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? सबको समझ में आ गया? अब आपको मेथड के बाद क्या पढ़ना है? रूल एंड प्रोग्राम। तो कुछ कंफ्यूजिंग है, कुछ बड़े ही आसान होते हैं। स्ट्रैटेजी में कुछ लोग क्या सोचते हैं, सर थोड़ा कनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं। जैसे मोनोपोली पढ़ाई है इकोनॉमिक्स में, तो बच्चा सोचता है मोनोपोली का मतलब सुपर प्रॉफिट। नो 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 नो, वो तो बात की बात है, मोनोपोली की एप्लीकेशन है। मोनोपोली का सिंपल मतलब होता है सिंगल सेलर। तो इंडियन रेलवे मोनोपोली है, बट इसका मतलब क्या है? वो प्रॉफिट के लिए डोमिनेट करते हैं अपने कस्टमर्स को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप सो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? मेथड इज ऑल्सो वेल अंडरस्टूड। बजट तो एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। फंसेंगे आप सिर्फ इन सब में मेथड के साथ। तो लेट्स प्रोसीड ऑन फर्दर। चलन, हमने मेथड पे स्टॉप किया था, कर चुके थे मेथड को। नेक्स्ट वील हैव रूल। इंडिया में ऑटोमेटेड पेट्रोल ड्रिवन या सीएनजी ड्रिवन या डीजल ड्रिवन व्हीकल्स को चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, यस और नो चलन? एंड लाइसेंस आपको कब मिलेगा? जब आपकी एज 16 ईयर्स हो जाएगी या 18 ईयर्स। तो 16 और 18 का क्लासिफिकेशन आप बता सकते हैं मेरे को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग लाइसेंस तो पहले हमेशा बनेगा, चाहे 16 में बनवाए चाहे 64 में बनवाए। लर्निंग लाइसेंस तो पहले बनेगा ही बनेगा। विद इन 6 मंथ्स उस लर्निंग लाइसेंस का कंफर्मेशन हो जाता है, जिसको परमानेंट लाइसेंस बोलते हैं। तो पहले तो सबका ही लर्निंग बनता है, डायरेक्ट लाइसेंस किसी का नहीं बनता। आप 2 व्हीलर का बनवाए, 4 व्हीलर का, ट्रक का, कुछ भी, पहले लर्निंग ही बनेगा। उसके बाद आप गाड़ी चलाइए, सिंबल एल लगा के अपने साथ किसी को गाड़ी में बैठा के, फिर आप एक फाइनल लाइसेंस का टेस्ट देने आइए। बट मेरा भारत महान, 100 में 101 बेईमान, तो जुगाड़ पानी से भी लाइसेंस बन जाता है। ज्यादा आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अलग चीज है। 16 ईयर्स का क्लासिफिकेशन और 18 ईयर्स का क्लासिफिकेशन बता सकते हैं? 16 ईयर्स में लाइसेंस बन जाता है जब आप 16 बर्थडे के हो गए, मतलब 16 बर्थडे आपने सेलिब्रेट कर लिया। द व्हीकल शुड बी नॉन गियर्ड, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, जैसे एक्टिवा टाइप। एंड चिल्ड्रन, लेस देन 100 क्यूबिक सेंटर इंजन कैपेसिटी। ये बात ना पुलिस वालों को ठीक से पता है, मेरे को लगता है, ना बच्चों के पेरेंट्स को पता है। एक्टिवा का इंजन 114 या 119 सीसी का है, तो उसको चलाने के लिए 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे का नॉन गियर्ड के बेसिस पर लाइसेंस तो बन जाता है, बट वो एलिजिबल नहीं है। पुलिस वाले भी कहते हैं चलो जान दो, क्योंकि पुलिस वाले क्या पता कितने कैपेसिटी का इंजन है, भाई नॉन गियर्ड है चलो छोड़ दो। जब एक्सीडेंट होता है
और मरने मराने की प्रतिक्रिया आती है और इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन जब मांगने जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि XYZ पर्सन जो व्हीकल चला रहा था उसकी एज 17 साल थी, 18 से कम, तो वो नॉन गियर्ड गाड़ी चलाने के लिए वैलिड है प्रोवाइडेड 100 सीसी से कम की होनी चाहिए। और अगर वो एक्टिवा चला रहा है जिसका इंजन कैपेसिटी 115 सीसी 114 सीसी है, तो उसने रूल को वायलेट किया है, तो हम उसको इंश्योरेंस के तहत बिल्कुल भी क्लेम नहीं देंगे, फंसेंगे उस दिन जाकर। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई बात? तो दिस इन इंडिया इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रूल। समझ में आ गया? स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? रूल। समझ में आ गया? आपने एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट किया, एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट किया, और उस प्रोसीजर में, आई रिपीट, उस प्रोसीजर में आपने साफ साफ लिखा है पीपल लेस देन 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस डू नॉट अप्लाई। 2 साल से कम का जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। दिस इज व्हाट चिल्ड्रन? अ रूल। तो अगर आपने कोई स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है किसी चीज से रिफ्रेन करने के लिए, रिफ्रेन का मतलब समझते हैं? टू अवॉइड, टू गेट रिड ऑफ, नॉट टू अप्लाई ऑन यू, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? रूल बोलते हैं। लंच टाइम 1:30 से 2:30 है, इट इज ऑल्सो अ रूल, उस समय कोई काम नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ गया? व्हाट इज द रूल? पक्का? तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं एनीथिंग विच इंडिकेट्स सर्टन लिमिट्स इन द बिहेवियर which helps in increasing the efficiency and maintaining discipline. इन पैरामीटर्स के ऊपर अगर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? रूल्स बेसिकली। समझ में आ गया रूल्स का मतलब क्या है? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, बी क्विक टू दिस, बी क्विक। तो रेस्टोरेंट कभी आपने विजिट किया हो तो रेस्टोरेंट का जो किचन होता है उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता है, क्या लगा होता है? नो एडमिशन विदाउट प्रायर परमिशन। हाँ, मैं एडमिशन भी हम स्कूल में ले लेंगे एडमिशन। अरे यहाँ एडमिशन का मतलब आप एंटर नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? कॉन्फिडेंशियल एरिया है, कितना गंदा कूड़ा कबाड़ा खाना वो बना रहे हैं अंदर, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मेनी टाइम्स बैंक का जहां पे लॉकर होता है तो वहां पे भी लिखा होता है नो एंट्री विदाउट प्रायर परमिशन। कहीं कहीं लिखा होता है, आपने देखा होगा, आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स मतलब ये बाउंड्री के एरिया के बाहर माना जाए इस जगह को, आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। कहीं कहीं आपने देखा होगा मिलिट्री एरिया होता है, लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। इलाहाबाद में जो अपना प्रयागराज का सो कॉल्ड एयरपोर्ट है, वो जगह ऑक्यूपाई की गई, अक्वायर की गई एयरफोर्स वालों से, और एयरफोर्स की लैंड पे जो वॉल है वहां पे साफ साफ लिखा है किसी भी अनजान व्यक्ति को अगर देखा गया, देखते ही गोली मार दी जाएगी। साफ साफ हिंदी शब्दों में लिखा हुआ है। तो कृपया करके वहां आलतू फालतू घूमे टहले बिल्कुल ना। और वहां अगर गोली मार दी और मर गए, मर्डर का कोई केस भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से वार्निंग दी गई है। परिवार वाले ये नहीं बोल सकते हमारा तो बच्चा एकदम अनपढ़ था, इसको तो पढ़ना आता ही नहीं था, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इफ यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर कंट्री, यू शुड बी अवेयर विद द लॉज ऑफ दैट कंट्री। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। समझ में आ गया कि समझे लॉ की ड्यूटी? लॉजिक समझ में आया? नहीं तो माता जी करेंगी कुटी आपकी। चलें आगे। सबको समझ में आ गया व्हाट इज द रूल चिल्ड्रन? समझ में आ गया व्हाट इज द रूल? चलो, नेक्स्ट भी है बजट। ये एकदम अलग है, इसलिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये एकदम आसान है, एकदम आसान। बजट इज बेसिकली अ प्री प्लान ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्पेंड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू अर्न। तो एक स्टेटमेंट होती है जहां पे आप एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का जिक्र करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 करोड़ रुपए लगेगा पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने में, और लग गए 100 करोड़ से 5 करोड़ ज्यादा, तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की बैंड बजाएंगे हम कि तुमने कहा था 100 करोड़ रुपए लगेगा। अकॉर्डिंगली हमने सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट जोड़ के 110 करोड़ रुपए फिक्स कर दी, बट प्रोडक्शन में 105 करोड़ रुपए लग गया। मतलब तुम्हारा एस्टिमेशन, तुम्हारा बजट, तुम्हारा फोरकास्ट, तुम्हारा प्री प्लान ठीक नहीं था, कॉस्ट बढ़ गई, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया। या अगर 100 करोड़ रुपए आपने एस्टिमेशन दिया था खर्चा आएगा प्रोडक्शन में, 90 करोड़ में ही सामान बन गया। हमने तो 100 करोड़ अलग से निकाल के रखा था तुम्हारे लिए। चाहते सही वैल्यू अगर बताते तो ये 10 करोड़ किसी और एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाता। तो कॉस्ट एस्टिमेटेड से ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम। तो बजट इसीलिए बनाना जरूरी पड़ जाता है। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? अ प्री प्लान ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ मनी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चिल्ड्रन मार्क कर लीजिए कुछ पैरामीटर्स।
It lists down the objectives also. It provides financial control. कैसे financial control? अगर बजट में आपको लग रहा है कि खर्चा बहुत ज्यादा है, तो वो एरिया ढूंढिए जहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है. आपने एरिया ढूंढा कि लोन पे इंटरेस्ट बहुत देना पड़ रहा है, चेक करिए कि आपको उतनी बोरोइंग की जरूरत है भी या नहीं. अगर नहीं है तो अपने लोन को रीपे करिए ताकि इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाए एंड यू स्टार्ट मेकिंग मोर मनी. गॉट इट? एंड इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. तो अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बताया कि आने वाले टाइम में हमें सैलरी के नाम पे खर्चा करना पड़ेगा 15 करोड़ रुपए का, अकॉर्डिंगली फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा कि ये 15 करोड़ रुपए इजिली हम पे कर पाए. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर. बट अगर मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और हमने देखा कि हमारा रेवेन्यू हमें परमिट ही नहीं कर रहा कि हम 14 करोड़ से ज्यादा की सैलरी दें, तो क्या करेंगे? अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा कि आपके जितने फालतू एम्प्लॉयज हैं उनको नौकरी से निकाल दीजिए. निकाल देंगे तो क्या होगा? सैलरी पेमेंट का बर्डन कम हो जाएगा और इजिली 14 करोड़ रुपए हम पे कर पाएंगे. लॉजिक वेल अंडरस्टूड? चलो, लॉजिक वेल अंडरस्टूड. प्लीज मार्क दिस क्विकली. क्विक queries हैं तो प्लीज आस्क. So after budget we have the last, I suppose, titled as what? Program. संडे को शाम को 4 बजे एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को फोन किया, मूवी लगी है आदि पुरुष, क्या प्रोग्राम है? वहीं उसके घर पहुंचा और चप्पल ही चप्पल मारना चालू. समझ में आ गया? उसने उसका नया प्रोग्राम बना दिया. अब यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ एक्टिविटीज विच वी एक्सपेक्ट टू डू. सर ये तो प्रोसीजर में भी था. बिल्कुल नहीं था. प्रोसीजर में सेट ऑफ एक्टिविटी विच वी डू था. यहाँ पे क्या बोला? सेट ऑफ एक्टिविटीज विच वी आर सपोज टू डू. हम क्या करेंगे, दैट इज द प्रोग्राम. जब उसको करना स्टार्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोसीजर. तो अगर मैं एक शब्द आपके सामने लिखूं टाइटल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट चिल्ड्रन? ऑडिट प्रोग्राम. तो इसका मतलब क्या होता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. ये कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल 10th of May 2023 और चलेगा बच्चों ये 10th of August 23 तक. मई जून, जून जुलाई एंड जुलाई अगस्त फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. एंड देन सितंबर 30 को इनकम टैक्स रिटर्न सीए साहब फाइल कर देंगे. ऑडिट प्रोग्राम में सर होता क्या है? सबसे पहले तो हम ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के लिए, तो ऑडिटर अपने कुछ पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाता है कि उसे कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की उसको जरूरत है. अब पता लगा खर्चा दिखाया जा रहा है बुक्स में सैलरी का 100 करोड़ का. एम्प्लॉइज के रजिस्टर से चेक करेंगे कि उतने नौकर हैं भी कि नहीं, कहीं फर्जी सैलरी दिखा के प्रॉफिट को तो नहीं गिरा रहे हैं. तो हम एम्प्लॉय रजिस्टर चेक करेंगे. फिर चेक करेंगे कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे रखा गया है, उसकी एनुअल सैलरी है कितनी. इतने से ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसा गया या नहीं. पता लगा सो कॉल्ड कि आपने ऑडिट प्रोग्राम में ये तो चेक कर लिया कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को 100 करोड़ तनख्वाह दे रही है, एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा ही 90 करोड़ गया है, तो आप बैंक स्टेटमेंट भी मांगेंगे कि कंपनी के करंट अकाउंट से एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर हुआ कि नहीं. अगर 100 करोड़ ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब कंपनी ने जितनी सैलरी देने का प्रॉमिस किया था उतनी दी. कोई गड़बड़ी नहीं है. गलत सोच है आपकी, है बिल्कुल गलत सोच है. एक पैरामीटर और चेक करेंगे, एम्प्लॉय के अकाउंट से वापस कंपनी के अकाउंट में पैसा तो नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं 1 लाख और 20,000 उससे वापस ले रहे हैं ताकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा हो. और आप एम्प्लॉय को सैलरी सर 1 लाख दे रहे हैं, 20,000 वापस ले रहे हैं, तो सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब आप सैलरी 1 लाख रुपए एम्प्लॉय को देंगे तो एम्प्लॉय के इनकम को 1 लाख माना जाएगा और कंपनी के एक्सपेंस को भी कितना माना जाएगा? 1 लाख. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? कंपनी अपने पीएल में खर्चा भी 1 लाख का दिखाएगी, प्रॉफिट विल गो डाउन बाय 1 लाख. कंपनी उस गो डाउन रिड्यूस प्रॉफिट पे टैक्स देगी और उधर 20,000 एम्प्लॉय से लोन के नाम पे वापस ले लिया जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नजर आ रहा है, और उससे एम्प्लॉयर ने आईफोन खरीद लिया.
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इधर एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दिखाकर, दी तो कम, दिखाकर खर्चा दिखाकर प्रॉफिट गिरा लिया, प्रॉफिट गिराने के बाद सरकार से टैक्स की चोरी कर ली और एम्प्लॉय से कुछ पैसा लोन के नाम पे वापस ले लिया। तो ये भी ऑडिटर चेक करेगा। तो ये पूरा जो ऑडिट का प्रोसेस है इसे बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। और उस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले जो पूरा डेटा लिस्ट डाउन किया था, हम क्या क्या एस्पेक्ट्स पे बातें करेंगे, इट इज ऑडिट प्रोग्राम। तो मैं आपको ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट प्रोग्राम में जब डिफरेंस बताऊंगा तो अपने आप आपको प्रोग्राम और प्रोसीजर में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बीकॉम सेकेंड ईयर में तो सिलेबस में आएगा आपको ये ऑडिट प्रोसीजर और प्रोग्राम में क्या फर्क है। ध्यान से सुनिएगा। ऑडिट प्रोग्राम में यह भी लिखा जाएगा कि हमारा ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर को हम अपॉइंट कैसे करेंगे। एक बार ऑडिटर आ गया, ऑडिट करना उसने स्टार्ट किया, तो ऑडिट प्रोग्राम नहीं है, अब ये ऑडिट प्रोसीजर है। तो ऑडिट प्रोग्राम बड़ा है और प्रोसीजर, तो प्रोसीजर मतलब ऑडिटर के द्वारा की गई हरकतें, और ऑडिट प्रोग्राम में उसका भी अपॉइंटमेंट जुड़ा रहता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो जब आप प्रोग्राम और प्रोसीजर की बात करेंगे बच्चों, तो प्रोग्राम इज अ लार्ज आइडिया सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर इज बिट स्मॉल। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? तो यहां पे देखिए पहली ही लाइन पे शब्द लिखा है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर व्हाट, टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, इट्स एन ऑब्जेक्टिव, ये प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा। क्या आपका तरीका है काम करने का, ये पॉलिसी, ये भी कहां लिखा होगा, प्रोग्राम के अंदर। तो हैड आई बीन द पर्सन फॉर इन चार्ज ऑफ डिजाइनिंग द सिलेबस, तो मैं यही बोलता, प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूटिव आइडिया होगा, इट इज अ प्रोसीजर। तो आप ये बोल सकते हैं मेरी डेफिनेशन में, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर स्टैग्नेंट। या स्टैग्नेंट थोड़ी टफ अंग्रेजी हो जाएगी लोगों के लिए, तो इसको आसान करके शब्द बना देते हैं व्हाट चिल्ड्रन, स्टैटिक। क्या बना दिया? स्टैटिक। एंड प्रोसीजर इज व्हाट, डायनेमिक। तो जरा इसको लिख लीजिए, बड़े काम की बात है। तो प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, पॉलिसी भी होती है और प्रोसीजर भी। तो प्रोग्राम के अंदर जो काम करने वाला तरीका होता है वो प्रोसीजर है बच्चों, और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, इट इज ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे लोगों को बात समझ में आएगी, छाप बाद में लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। मेरी कंपनी है, मेरे को एक ब्रांच ऑफिस खोलना है और 25 इंप्लॉइज चाहिए। हाउ मेनी? 25। कहां ब्रांच ऑफिस खुलेगा, लैंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, लॉजिक समझ में आ गया? कहां कहां से चीजों को इकट्ठा किया जाएगा, कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे, दिस ऑल इज माय प्रोग्राम। व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, आई वांट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन इंडिया, आई वांट टू रिमूव पॉवर्टी बाय गिविंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। खोपड़े में बात गई। ये सब मेरी कंपनी के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। कैसे लोगों को नौकरी देंगे, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है पूरी हमारी। पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे, फिर शॉर्टलिस्टिंग करेंगे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की, फिर रिटन टेस्ट कराएंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। सर 15 दिन बस चेन स्नैचिंग का काम है ना, 15 दिन में सीख जाएंगे? ओके, जस्ट अ जोक, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर पकड़ा दिया जाएगा, इट्स अ पॉलिसी। और जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट से लेकर एम्प्लॉयमेंट लेटर उनके ईमेल आईडी पे सेंड करने तक का काम चल रहा होगा, इट इज प्रोसीजर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ब्रॉड आइडियाज ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड प्रोसीजर कहां पे मेंशन होते हैं, प्रोग्राम के अंदर। कैसे याद रखेंगे, प्रोग्राम में भी पी है, पॉलिसी और प्रोसीजर में भी पी है, ऑब्जेक्टिव में ओ है और प्रोग्राम में भी ओ है। हाँ सर ये सही है सर। और सर आर से कंफ्यूज हो गए तो रूल भी है? नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम के अंदर रूल होगा कि नहीं होगा ये पता लग जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए, अब प्रोग्राम में सर रूल कैसे लगाएंगे? द वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months बाय सो एंड सो डेट। तो यहां पे हमने एक रूल लगा दिया प्रोग्राम के अंदर, तो इट इज कॉल्ड एज अ रूल। समझ में आ गई बात? तो प्रोग्राम में समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूट अ रूल ऑल्सो। खोपड़े में बात गई?
कितना टोटल पैसा खर्च होगा, उससे एफर्ट कितना आएगा, कितना आउटपुट निकलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। इट्स व्हाट चिल्ड्रन, बजट। ये भी प्रोग्राम में मेंशन्ड है। तो व्हाट आई कैन से, टाइप ऑफ प्लान को सबसे पहले तो बताना चाहिए कि भाई इट्स अ प्रोग्राम, और उसके अंदर क्या क्या आता है। तो भाई मेरी मतलब जितनी अकल है, जितना मैं सोच सकता हूँ, तो अगर मैंने कभी सिलेबस बनाया होता या मैनेजमेंट में, मैं ऐसे ही पढ़ाता बच्चों को कि सबसे पहले पढ़ा दीजिए प्लान इज नथिंग बट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल। अब भाई ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी में क्या फर्क पड़ा है आपने, लॉन्ग टर्म होगा, फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन होगा तो स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म है और ढेर सारी चीजों में बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव। तो भाई प्रोग्राम के अंदर स्ट्रैटेजी भी तो आ गई। तो इट शुडंट बी टाइप्स ऑफ प्लान, इट शुड बी टाइप्स ऑफ ना 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 कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोग्राम। व्हाट, कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोग्राम। समझ में आया कि नहीं? चलिए चले आगे। सो लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिजाइन टू इम्प्लीमेंट। देखिए इसके अंदर क्या क्या आ गया भाई, पॉलिसी भी आ गई एज वेल एज ऑब्जेक्टिव भी आ गए। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कंसंट्रेट और वेल डिजाइंड स्कीम टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी में तो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन था, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव शब्द जहां पे हमने लिख दिया बच्चों, वो क्या बन गया, स्ट्रैटेजी। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बात आपको और बढ़िया सी नजर आएगी अब। इट स्पेल्स आउट क्लियरली स्टेप्स टू बी टेकन, स्टेप्स टू बी टेकन, स्टेप्स टू बी टेकन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात फिर से, आप बहुत धमाका कर रहा हूं मैं इसमें। क्लियरली स्पेल्स आउट स्टेप्स टू बी टेकन। तो भाई स्टेप्स टू बी टेकन की अगर हम बात करें तो इट इज हाउ टू डू एन एक्टिविटी। क्या बन गया ये, प्रोसीजर। और जब भाई स्टेप्स की बात हो ही रही है तो हम हर स्टेप की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यस और नो। तो पर्टिकुलर स्टेप पे जब हम फोकस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मेथड। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से तो है ही गलत, ये टाइप ऑफ प्लान नहीं है, इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोग्राम। ओके। और इसके बाद एक चीज और आ गई है अब यहाँ पे, रिसोर्सेस टू बी यूज एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा जरा, टाइम टेकन स्पेल्स आउट क्लियरली, टाइम टेकन एंड चिल्ड्रन क्या लिखा है, स्पेल्स आउट क्लियरली। खोपड़े में बात चली गई होगी लोगों के। कितना समय लगेगा ये भी बताना पड़ेगा। तो समहाउ रूल की स्मेल आ रही है कि भाई कितना टाइम लगेगा पहले से बता दीजिए, मतलब टाइम बाउंड काम हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो आर से रूल, आर से रेस्ट्रिक्शन। तो जब रेस्ट्रिक्शन ऑन बिहेवियर लगा दिया गया तो क्या बन गया, रूल बन गया। समझ में आ गई बात? चलो पक्का। तो भाई मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं। कल को जब जाएंगे आईएएम पढ़ने के लिए ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में, वहां पे टीचर आपको बताएगा ये गलत होता है। इट इज नॉट अ प्लान, इट इज अ program which constitutes what is called as policy, objectives, strategy, procedure, method and rule। अब जब सब कुछ है और फीचर्स में एक बात की जा रही है, एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट। जहां एफिशिएंट की बात आती है ना, वहां पे मनी मैटर्स आ जाते हैं, और मनी मैटर्स की बात आ गई तो बजट आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो एफिशिएंट का मतलब हो गया एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट, और जहां रिड्यूस्ड कॉस्ट की बात आ गई, पैसे की बात आ गई, तो इट बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन, बजट बन जाएगा। समझ गए बात को चिल्ड्रन, समझ गए बात को पक्का? तो शुड इट बी अ टाइप ऑफ प्लान? नो, बट एग्जाम में आपको ये गलत सलत पढ़ के गलत सलत आंसर करना है, तभी नंबर मिलेगा। वहां ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, नंबर आपके खिलाफ हो जाएंगे और कोई आवाज ना उठ पाएगी। चलो भाई बी क्विक, बी क्विक। पहले प्रोसीड फर्दर। सो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा साफ साफ बच्चों लिखा हुआ, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ ट्रेनिंग प्रोग्राम आर द पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। तो आप क्यों नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं भाई, या तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है या तो आपको सेल्स बढ़ानी है, तो इट बिकम्स ऑब्जेक्टिव। किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करेंगे ताकि कस्टमर हमेशा आपका प्रोडक्ट खरीदता रहे, खरीदता रहे। तो इंडिया जैसी कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन किस रिलीजन के लोगों की है, हिंदूज की। तो बेसिकली इंडिया में कोई इंडियन होता ही नहीं है, इंडिया में कोई इंडियन नहीं होता, कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है।
तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो आते हैं उसमें किस रिलीजन के लोगों को दिखाया जाता है, किन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदुओं को, ताकि उनको ज्यादा प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। फंडामेंटल इज क्लियर। तो अगेन हम स्पेसिफिक चीजों पे बात कर रहे हैं, तो इट्स अ स्ट्रैटेजी। लॉजिक समझ में आया? दीपावली का टाइम होता है, गाड़ी का ऐड आने लग जाता है टीवी में, क्यों? ताकि दीपावली के टाइम पे लोग ज्यादा से ज्यादा नए कार्स, नए ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स खरीदें। तो इट इज देयर स्ट्रैटेजी। चलिए, तो सबको ये बातें समझ में आ गई बच्चों? सबको ये बातें समझ में आ गई? सो ऑब्जेक्टिव्स, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। सेल्स को इंक्रीज करना है तो ये ऑब्जेक्टिव है, बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से आपकी सेल अगर इंक्रीज हो और लॉन्ग टर्म पे ऐसा होता रहे, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है? स्ट्रैटेजी बन जाती है। समझ में आ गई बात? पॉलिसी की बात करें तो दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स एज आई हैव टोल्ड यू। कोई क्रेडिट नहीं देंगे, सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के साथ ही धंधा करेंगे, दूसरों को प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। वी सेल गुड्स ओनली ऑन कैश, क्रेडिट पे नहीं बेचते। दिस इज ऑल कॉल्ड एज पॉलिसी। तो पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल? पक्का? फटाक से नोट डाउन कर लीजिए इसको बच्चों, वेरी क्विकली। चलिए, देन वी हैव द नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर। किसी भी काम को करने का तरीका इज नोन एज प्रोसीजर, और इसमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे जब हम फोकस करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मेथड। व्हाट इट? सो प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड ऑल दैट। प्रोसीजर और पॉलिसी के भी डिफरेंसेस लिख लीजिए बच्चों, ये डिफरेंस ही आपको कॉन्सेप्ट ठीक से दे पाएंगे। सो व्हेन वी हैव अ स्टेटमेंट जो हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प करे, इट्स अ पॉलिसी। और जब हम उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसीजर। पॉलिसी बहुत ब्रॉड होगी और जनरली सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस को कवर करेगी, बट प्रोसीजर जो होगा वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगा, दैट इज स्पेसिफिक होगा और बहुत डिटेल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो जनरल है इसका डिफरेंस यहाँ पे हो गया डिटेल। यहाँ पे है ब्रॉड कवर्स एवरी एस्पेक्ट, हियर इट कवर्स ओनली स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। मारुति कार्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जुलाई, अगस्त, सितंबर में करती है, ताकि अक्टूबर, नवंबर, दशहरा एंड दिवाली के सीजन में बिक पाए। इट्स अ पॉलिसी, इट्स अ पॉलिसी। बट इस साल उनको लग रहा है कि सो कॉल्ड कंट्री का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक प्रोफाइल, अर्निंग कैपेसिटी, कुछ भी आप बोल लीजिए, गिर रहा है नीचे, तो इतना ज्यादा कार का डिमांड हमारा होगा ही नहीं बाजार में। तो उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि अब हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे कम। तो वो अपने कार के प्रोडक्शन को इस साल कम करेंगे। इट्स अ प्रोसीजर। तो जो हर साल करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, इट्स अ पॉलिसी। बट इस साल कुछ स्पेसिफिक चुना कि भाई प्रोडक्शन कम करेंगे बिकॉज मार्केट में एस्टिमेशन है कि सेल डाउन होगी, दैट्स अ प्रोसीजर। जो पॉलिसी पे बेस्ड हो वो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव पे जो बेस्ड हो वो पॉलिसी है, और जो पॉलिसी पे बेस्ड हो दैट्स अ प्रोसीजर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप क्या अटेन करना चाहते हैं। हमें सेल बढ़ानी है, मार्केट में नंबर 1 रहना है, इट्स आर ऑब्जेक्टिव। उसके लिए आपने किया क्या? हम क्रेडिट सेल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्टिव है मार्केट लीडरशिप, पॉलिसी बनाई, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, तो इट्स अ पॉलिसी। और इसके बेसिस पे हमने अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को भी गुड्स बेचने स्टार्ट कर दिए, तो इट्स अ प्रोसीजर। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? प्रोसीजर में हमेशा सीक्वेंस स्पेसिफाइड होता है चिल्ड्रन, बट सो कॉल्ड पॉलिसी में देयर इज नथिंग लाइक सीक्वेंस। सो प्लीज पुट दिस, सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड। समझ गए? तो पॉलिसी के केस में देयर इज नो सीक्वेंस, बट प्रोसीजर बिना सीक्वेंस के हो ही नहीं सकता। तो एम्प्लॉय को हम 3 इयर्स तक कोई भी मेडिकल बेनिफिट नहीं देंगे नौकरी पे, 3 साल के बाद ही देंगे। इट्स अ पॉलिसी। बट जिन एम्प्लॉयज को मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, प्रोसीजर क्या होगा? वो पहले एप्लीकेशन देंगे, फिर हॉस्पिटलाइजेशन का सर्टिफिकेट देंगे, तो उनकी लीव्स ग्रांट की जाएंगी, सैंक्शन की जाएंगी। इट्स अ प्रोसीजर। कपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब काफी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं पॉलिसी में और रूल में, तो कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए। पॉलिसी किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट रूल किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन या प्रॉपर कंप्लायंस होता है।
काम को करने का सही तरीका या गलत काम ना करें, दैट्स अ रूल बेसिकली। पॉलिसी में दोनों चीजें आएंगी, रूल में दोनों चीजें नहीं आएंगी। रूल बेसिकली आपको रेस्ट्रेन करेगा, रोकेगा कुछ गलत करने से, या हमेशा सही करने के लिए तत्पर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। पॉलिसी में इसके अलावा भी ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बार बार 2-2 4-4 बार जब आप डेली रीडिंग करेंगे तो ये दिमाग में बैठेगा जाके, और नहीं तो गारंटी है कि गलत हो जाएगा ये एग्जाम में। ओके, और बाकी केस स्टडीज आपके पास हैं, आप उसमें पढ़ के इजीली देख सकते हैं कैसे इसको डिफरेंशिएट किया गया है। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड। तो एवरी मंथ फी इज पेबल इन एडवांस, ये क्या है? पॉलिसी। बाय 8th ऑफ द मंथ इट शुड बी पेड, ये क्या है? रूल है। खोपड़े में बात गई। फी कलेक्शन इज ओनली इन ऑनलाइन मोड, ओनली थ्रू क्रेडिट कार्ड, ओनली थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, ओनली थ्रू कैश इन हैंड, ये क्या हो गया? पॉलिसी। क्या हो गया? पॉलिसी। इट्स अ पॉलिसी। फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ गया? सर इसमें रूल क्या होगा? अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई फी पेमेंट विल ओनली बी इन ऑनलाइन मोड, तो उसमें एक रूल बना दिया, 5% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, जो चार्जेस हमारी गवर्नमेंट काट लेगी। इट्स अ रूल बेसिकली, इट्स अ रूल। तो कभी कभी आपको पॉलिसी रूल एक जैसा लगेगा, बट कभी कभी आपको डिफरेंट लगेगा। गॉट इट क्लियर? जब आप किसी मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो व्हाट इज देयर पॉलिसी? कि पहले वो आपसे पैसे लेते हैं और बाद में आपको सामान देते हैं। गॉट इट क्लियर? अब उन्होंने एक रूल बना दिया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, आई रिपीट, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो आपका आधार नंबर भी हमको चाहिए, और अगर आप एटीएम कार्ड से पे कर रहे हैं तो हमको आपका आधार नंबर नहीं चाहिए। तो ये रूल हो गया, ये पॉलिसी नहीं होगी। फाइन, समझ में आ गई बात? चलिए, मेथड। मेथड समझना बड़ा आसान है। प्रोसीजर में ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, किसी स्टेप पे फोकस करना विल बी कॉल्ड एज मेथड। तो कुछ ही है जिसमें प्रॉब्लम होती है समझने में, सब में नहीं होती है। तो इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करेंगे भाई? टेलीफोनिक होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, ऑफलाइन होगा। अपने जो रिक्रूट करने वाले लोग हैं वो ऑफिस में बैठेंगे और जिसको नौकरी चाहिए वो ऑफिस में आएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्टिव इंटरव्यू विच इज नेम्ड एज मेथड। तो पूरा प्रोसेस नौकरी देने का, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से लेकर टिल गिविंग द एम्प्लॉयमेंट लेटर, नौकरी का प्रेम पत्र देने तक का जो भी कार्यक्रम होगा, इट इज नोन एज अ प्रोसीजर। नोन एज व्हाट? प्रोसीजर। बट हम सिर्फ और सिर्फ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को ही लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर एक्सपीरियंस वालों को ही लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आईएएम ग्रेजुएट्स का ही इंटरव्यू लेंगे। इट्स अ रूल जो हमने अपने इंटरव्यू में पुट किया। हमारी कंपनी जब से बनी है तब से ऐसा ही करती चली आ रही है और आगे भी ऐसा ही करेगी। इट्स अ पॉलिसी। समझ में आ गया? तो वील टेक ओनली आईएएम कैंडिडेट्स, ये क्या हो गया? पॉलिसी, पॉलिसी, पॉलिसी। हमेशा हम ऐसा ही करेंगे, बट सिर्फ इस बार के इंटरव्यू में ऐसा किया है, अभी तक ऐसा कहीं मेंशन नहीं था, तो ये क्या बन गया? रूल। या आप इसको और क्लियरली मैं बोलूं, वी हैव ओनली द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आईएम्स या आईआईटीज, हम और किसी का इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो आप इसको पॉलिसी बोल दीजिए, आप इसको पॉलिसी। और एक टैगलाइन डाल दीजिए अपने एडवर्टाइजमेंट में, नॉन आईआईएम नॉन आईआईटी ग्रेजुएट्स नीड नॉट टू अप्लाई। तो ये क्या हो गया? ये फिर रूल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप बोल सकते हैं कि पॉलिसी के केस में जब आप बहुत हार्श हो जाएं, किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करें, तो इट बिकम्स अ रूल। एंड बाई 99.99% तो आप सही निकाल ले जाएंगे, 0.1% तो आप फंस जाएंगे। रूल भी हो सकता है और पॉलिसी भी। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चंस में, एमसीक्यू में जनरली बोर्ड आपसे टेस्ट नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, सो व्हाट इज द रूल? पीपल अंडरस्टूड? पीपल अंडरस्टूड? तो जनरली पूरे इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट लगी होती है ताकि लोगों को इंस्ट्रक्शन मिले। तो जब भी रोड बनेगी, बनाने के साथ साथ हम उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स बिछा देंगे, पाइप बिछा देंगे ताकि तारे वगैरह डाल पाए। ये बातें बिल्डर्स को हमने बताई हुई हैं और ऐसा ही शुरू से होता चला आया है। इट्स अ पॉलिसी। बट अगर आपने रेड लाइट पे सिग्नल जंप किया, और सर सिग्नल इतना ऊपर कैसे जंप करेंगे? अरे मतलब रेड लाइट थी ट्रैफिक सिग्नल पे और आप बिना रुके चले गए, तोड़ा ओड़ा नहीं, ईटा पत्थर थोड़ा मारा था, ब्रेक किया आपने, रूल बेसिकली, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इट्स अ रूल, इट्स अ रूल। तो कहीं कहीं तो पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर सब बहुत डिफरेंट नजर आते हैं, बट कहीं कहीं एकदम साफ साफ होंगे। समझ में आया कि बिल्कुल नहीं आया? स्कूल में बच्चों को स्कूल ड्रेस में आना है, ये रूल होगा, पॉलिसी होगी? ये रूल होगी, ये रूल होगा। हर बच्चा स्कूल ड्रेस में ही आएगा, चाहे बर्थडे हो तब भी। इट्स अ
पॉलिसी। तो अगर डायरी में पहले से लिखा है कि भाई ये समर में पहनना है, ये विंटर्स में पहनना है, इट्स अ पॉलिसी। हर बच्चे के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है इंडिविजुअली, तो इट बिकम्स अ रूल ऑल्सो। तो ये रूल भी और ये, बट इसको भी डिफरेंशिएट तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। जब ये स्कूल डायरी में सिर्फ बच्चों के लिए है, इट्स अ रूल, इट्स अ रूल। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर पीनल एक्शन लगेगा, पीनल एक्शन लगेगा। तो ये ज्यादा ऑफ अ रूल है एंड लेस ऑफ अ पॉलिसी है, क्योंकि पॉलिसी फॉलो करना और ना फॉलो करना ही तो मैनेजमेंट के हाथ में है, कस्टमर के हाथ में नहीं है। तो स्टूडेंट फॉलो करेगा नहीं करेगा सही ड्रेस, ये रूल हो सकता है, पॉलिसी नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिसी का फॉलो अप मैनेजमेंट करता है, स्टूडेंट थोड़ा करता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट डिफरेंस लिख लीजिए प्रोसीजर और रूल में। ये तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। गॉट इट क्लियर? तो हमें भाई नौकरी देनी है, पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे, रिटन टेस्ट। सर रट गया सर, ये अब आगे का बताइए। दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट। नॉन IIM IIT कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई, ये क्या हो गया? रूल हो गया। कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35 ओनली नीड टू अप्लाई, ये भी क्या हो गया? रूल। बट अगर हमारी कंपनी में ऐसा लिखा है सिस्टम कि 25 से 35 साल वालों को ही हमेशा बुलाएंगे नौकरी देने के लिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो ये पॉलिसी बन जाएगा। हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि 25 से 35 वालों को ही नौकरी देंगे, ये क्या बन जाएगा? पॉलिसी। क्या बन जाएगा? पॉलिसी। और जब आपने एडवर्टाइजमेंट में इस पॉइंट को डाल दिया तो इट बिकम्स अ रूल। इसलिए मैंने बताया ना, प्रोग्राम के अंदर सारे कवर्ड हैं, प्रोग्राम के अंदर सारे कवर्ड हैं। ओके, सो बी क्विक टू दिस। प्रोसीजर आप स्किप भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए स्कूल का प्रोसीजर है, बच्चे का एडमिशन लेने के लिए 10th पास होके आया, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। बट एक बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 500 में से 500 नंबर 10th में ले आया, क्या उसके लिए भी स्कूल ये काम करे? उसको थोड़ा सा कंसेशन दे दिया जाए कि भाई तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स है तो तुमको एंट्रेंस टेस्ट से रिलीफ दिया जाता है। तो हेयर वी कैन से कि हमने प्रोसीजर को क्या किया? बाईपास कर दिया। हमने वो एंट्रेंस टेस्ट वाला प्रोसीजर उस बच्चे के ऊपर लागू नहीं किया। क्या पेनल्टी लगेगी प्रिंसिपल टीचर के ऊपर? नो, बट यहाँ पे पेनल्टी लगती है। तो रूल तोड़ने में देयर इज अ पेनल्टी, प्रोसीजर पे ना फॉलो करने पे कोई पेनल्टी नहीं होती। बी क्विक। difference between rule and method. So the first difference is here we have norms and restrictions. शुरू से बोल रहा था ना, got it clear? कुछ restriction लगा तो rule हुआ। किसी पर्टिकुलर काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका इज नोन एज मेथड। चाय बनानी है तो आपने सोचा चीनी में तो सल्फर होता है, नुकसान करेगा, गुड़ डाल देते हैं। तो हाउ टू मेक द टी स्वीट? बाय एडिंग गुड़ नॉट शुगर। इट इज अ मेथड, इट्स अ मेथड। बट मम्मी ने कहा चाय बनेगी दादाजी की तो उसमें कभी भी चीनी मत डालना, रेस्ट्रिक्शन हो गया ना ये, इट्स अ रूल। आपके घर में मीठे के नाम पे हमेशा गुड़ ही आता है और कुछ आता ही नहीं है, इट्स अ पॉलिसी। कोई गेस्ट भी आएगा 5 किलो गुड़ लेके चला आया, क्योंकि पिछली बार वो मिठाई लेके आया था, आपने वापस करा के बेइज्जती करा दी थी, तो वो गुड़ ले आया। रूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डिसिप्लिन आए, मेथड इसलिए सही चूज किया जाता है ताकि एफिशिएंसी हो। रूल में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, जिस तरह के जानवरों के साथ हमको डील करना है हम वैसा रूल बना देंगे। बट मेथड में स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, नहीं तो हमारा जो आउटपुट होगा, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, वो सही नहीं होगा। रूल वायलेट किया तो देयर इज अ पेनल्टी। मेथड को बाईपास आप कर सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, देयर इज नो पेनल्टी। रूल इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, मेथड्स आर बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। याद है फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, दे वर ऑल व्हाट चिल्ड्रन? मेथड्स। दे वर मेथड्स, दे वर नॉट रूल्स, दे वर नॉट रूल्स। फेयर रेम्यूनरेशन याद है आपको? फेयर रेम्यूनरेशन, एवरी वर्कर हैविंग सेम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, सेम, अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, सेम वो आपको आउटपुट दे रहा है, तो सबका रेम्यूनरेशन सेम होना चाहिए। ये नहीं कि भाई लेडी है तो रेम्यूनरेशन कम दे दो, डोमिनेट करो, जेंट्स है थोड़ा खड़ूस टाइप का चिल्लाएगा तो उसका रेम्यूनरेशन बढ़ा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो फेयर रेम्यूनरेशन वाली बात थी ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, ये क्या था? रूल था। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस वाज द मेथड। ओके, चलिए बी क्विक। बजट, ये तो एकदम ही आसान है। एक्सपेक्टेड इनकम्स, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर,
एक्सपेक्टेड आउटपुट, किसी भी चीज का एक्सपेक्टेड रिव्यू करना टाइम से पहले इन न्यूमेरिकल टर्म्स इज कॉल्ड एज व्हाट? बजट। बजट का किसी के साथ भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। और प्रोग्राम तो पता है, दादाजी सबसे लास्ट में आते हैं, इंजन सबसे आखिरी में लगता है। तो टाइप ऑफ प्लान पढ़ाया जरूर जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बट मेरे को टोटल बकवास लगता है। इट शुड नेवर बी टाइप ऑफ प्लान, इट शुड बी कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोग्राम। समझ में आ गया? तो टाइप ऑफ प्लान से ज्यादा कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोग्राम है। अब बच्चे बोलेंगे सर किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाने वाले घर पे बुलडोजर चल जाता है यहाँ पे, कौन आवाज उठाए बेचारा। सही है तो सही, गलत है तो गलत है ही है। खैर, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का। तो मैं हमेशा बात एक भी बोलता हूँ और आज भी फिर वही बोल रहा हूँ, रियल एजुकेशन इज इम्पार्टेड आउटसाइड द क्लासरूम, नॉट इनसाइड द क्लासरूम। कुछ बैल बुद्धि इडियट किताब लिख के चले गए गलत सलत, वही पूरी दुनिया पागल की तरह पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है। रिलायंस जियो की जो स्ट्रैटेजी थी अपना सर्विस जियो फोन का देने की, क्या किसी एमबीए की किताब में लिखी हुई है? कहीं नहीं लिखी हुई है। तो जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं, इनको पढ़ के एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के और ऊपर गए। क्योंकि ये तो वो पढ़ाया जा रहा है नीचे ना गिरे, ये शॉक एब्जॉर्बर गद्दा है ये। इससे आप कुछ को अच्छा नहीं पाएंगे, बट खराब नहीं होगा आपका कुछ। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो एजुकेशन मेनी अ टाइम्स जस्ट गिविंग सो कॉल्ड थोड़ा सा तरीकाबाजी, वो सब तो ठीक होगा, बट कुछ अच्छा पाए ना पाए बट कुछ खराब नहीं होगा। बस यही फायदा है एजुकेशन का इंडियन सिनेरियो में, जो किताब का लिटरेचर पढ़ाया जाता है। इंग्लिश क्लास में टीचर पूछता है कितने सीजन हैं? 4। हिंदू में 6 ऋतुएं हैं। हिंदी में होता है ना 6 ऋतुएं, कौन कौन सी 6? अरे बताओ। सावन, सावन भादो और भादो और भागो। हिंदी में सीजन 6 पढ़ाए जाते हैं और अंग्रेजी में 4। ऐसा था ना? सबने पढ़ा होगा ना? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के सीजन अंग्रेजों के यहाँ से आए, उनके देश में 4 चलते थे। हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हमारा जो सो कॉल्ड पोजिशनिंग है प्लैनेट पे वो अलग है, उनका अलग है। हिंदी तो यहीं पे उत्पन्न हुई बेसिकली, तो उसमें सही लिखा है 6 और अंग्रेजी किताब में 4। किसी ने आज तक इसके ऊपर कुछ बोला ही नहीं। अशोका दी ग्रेट बोला, हमारे मंगल पांडे क्या बैल थे? नहीं थे ना, तो उनको भी ग्रेट होना चाहिए था। भाई ये किताबों में लिखा है, लोग पढ़ लेते हैं। चलिए खैर, आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।